तो आज हम एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो मुंबई की तंग गलियों से शुरू हुआ और दुनिया भर के आलीशान महलों तक जा पहुंचा। ये कहानी है डोंगरी से दुबई तक मुंबई माफिया की। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, क्या जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ना। एक तरफ डोंगरी की वो भीड़ भरी घुमावदार गलियां, यहीं दाऊद इब्राहिम ने अपनी आंखें खोली थीं, और दूसरी तरफ दुबई का वो चमचमाता स्काईलाइन, जहां उसने अपनी बेताज बादशाहत वाला साम्राज्य खड़ा किया। तो सवाल ये है कि एक बस्ती से निकलकर कोई दुनिया पर राज करने तक कैसे पहुंच गया। चलिए इसी सफर को आज हम साथ में तय करते हैं। तो इस कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आज ये किंगपिन निर्वासन में कैसे जी रहा है। फिर बात करेंगे मुंबई के पहले डॉन्स की। उसके बाद आएगा दाऊद का उदय, फिर उसके क्राइम का एम्पायर, आतंकवाद की तरफ उसका झुकाव, और आखिर में इस माफिया की विरासत क्या रही। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन जरा उल्टे तरीके से, मतलब आज से। आज दाऊद इब्राहिम कौन है? वो एक ग्लोबल किंगपिन है। एक ऐसा नाम जो कानून की पकड़ से कोसों दूर अपनी एक रहस्यमयी दुनिया में रहता है। कहते हैं कि वो कराची के एक आलीशान महल मोइन पैलेस से अपना पूरा साम्राज्य चलाता है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। ये तो एक ग्लोबल क्रिमिनल एंटरप्राइज का, कह सकते हैं, सीईओ है। इसका बिजनेस कई देशों में फैला हुआ है। कराची में गन रनिंग से लेकर स्टॉक एक्सचेंज और रियल एस्टेट तक हर चीज पर उसका कंट्रोल है। सोचिए, उसकी ताकत का आलम यह था कि फोर्ब्स मैगजीन ने उसे एक वक्त पर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में डाल दिया था। तो फिर वही सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, आखिर मुंबई की एक बस्ती में रहने वाला एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड इंसान कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब दाऊद ने इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। ये वो मुंबई थी जहां अंडरवर्ल्ड पर कुछ दूसरे ही गॉडफादरों का राज चलता था। और उस तिकड़ी में पहला बड़ा नाम था हाजी मस्तान, जिसे लोग अंडरवर्ल्ड का पहला सेलिब्रिटी डॉन भी कहते थे। हाजी मस्तान की कहानी तो एकदम फिल्मी है। सोचिए, एक मामूली सा कुली जो डॉक पर काम करता था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। देखते देखते वो सोने चांदी का सबसे बड़ा स्मगलर बन गया। मस्तान के पास ना मसल्स नहीं थी, बाहुबल नहीं था, तो उसने दिमाग चलाया। उसने पावरफुल लोगों से दोस्ती की, लेकिन पैसा कमाने के बाद उसे चाहिए थी इज्जत, रेस्पेक्ट, और इसके लिए उसने फिल्में प्रोड्यूस की और एक सोशलाइट बन गया। अच्छा, मस्तान के पास दिमाग था, पैसा था, लेकिन अपने इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे चाहिए थी ताकत, मसल पावर, और ये मसल पावर उसे मिली करीम लाला से। करीम लाला, एक बेरहम पठान। कहते हैं उसकी छड़ी का खौफ पूरी मुंबई में था। मतलब अगर मस्तान व्हाइट कॉलर क्राइम करता था, तो लाला जमीन पर सारा डर्टी वर्क करता था, जुए के अड्डे चलाना हो या जमीनें खाली करानी हो। वो मस्तान का वो खूंखार चेहरा था जिससे सब कांपते थे। और इस तिकड़ी का जो तीसरा पिलर था, वो था वरदराजन मुदालियार, जिसे सब प्यार से वरदा भाई बुलाते थे। वरदा का मेन धंधा तो था अवैध शराब का, लेकिन उसकी असली ताकत वो नहीं थी। उसकी असली ताकत थी लोग। उसने मुंबई में आए साउथ इंडियन माइग्रेंट्स की खूब मदद की। उनके लिए वो एक मसीहा जैसा बन गया। तो उसका पावर बेस सिर्फ डर पर नहीं, बल्कि लॉयल्टी पर बना था। एक तरह का रॉबिन हुड स्लम लॉर्ड, जिसके एक इशारे पर पूरा का पूरा वोट बैंक खड़ा हो जाता था। अपनी पहुंच और बढ़ाने के लिए उसने भी मस्तान से हाथ मिला लिया, और बस मुंबई पर इस तिकड़ी का राज कायम हो गया। और ठीक इसी दुनिया में एंट्री होती है दाऊद की। वो एक नई नस्ल का गैंगस्टर था। वो पुराने रूल्स को, पुराने उसूलों को नहीं मानता था। उसने इस खेल के नियम हमेशा के लिए बदल दिए, और वो भी बहुत ही हिंसक तरीके से। तो दाऊद का ये उदय हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। साल था 1974, उम्र महज 18 साल, और पहला बड़ा क्राइम, करीब 5 लाख रुपए की बैंक रॉबरी। 80 का दशक आते आते वो सिर्फ एक लुटेरा नहीं रह गया था। उसने पठान गैंग के खिलाफ एक खूनी जंग छेड़ दी, अपने हर दुश्मन को एक एक करके रास्ते से हटाया। और 1986 तक तो वो इतना पावरफुल हो चुका था कि पुलिस फोर्स के अंदर उसके आदमी थे, और उन्हीं में से एक ने उसे टिप दी, और वो पुलिस रेड से सिर्फ कुछ मिनट पहले दुबई भागने। और दुबई पहुंचकर दाऊद ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने वहां से एक डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल क्रिमिनल कॉर्पोरेशन खड़ी कर दी, जिसे आज दुनिया डी कंपनी के नाम से जानती है। दुबई से दाऊद ने एक कॉर्पोरेट बॉस की तरह काम करना शुरू कर दिया। उसकी डी कंपनी अब कोई गली मोहल्ले का गैंग नहीं थी, वो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन चुकी थी।
स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन जैसे पुराने धंधे तो थे ही, साथ में उसने बॉलीवुड की चकाचौंध, रियल एस्टेट के आसमान छूते टावर्स और ड्रग्स के काले कारोबार, हर जगह अपना पैसा लगा दिया। मतलब उसने क्राइम को एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में बदल दिया। अच्छा, मुंबई माफिया की दुनिया का एक बड़ा मशहूर शब्द है सुपारी, मतलब किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट। पर यह शब्द आया कहाँ से? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये एक पुरानी रस्म से आता है, जहाँ कोई योद्धा एक खतरनाक मिशन पर जाने के लिए थाली में रखी सुपारी उठाकर अपनी रजामंदी देता था। वक्त के साथ इस रस्म का मतलब ही बदल गया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, सिर्फ दाऊद के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। साल 1992, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश का माहौल गरमाया हुआ था, और इसी बीच आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई ने बदला लेने के नाम पर मुंबई के डॉन्स को एक साथ लाने की कोशिश की। और इसका नतीजा 12 मार्च 1993 बॉम्बे में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए। इन धमाकों में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दिन की उस खौफनाक हकीकत का सबूत है। जब उस पर इतने गंभीर आरोप लगे तो दाऊद ने अपने पहले इंटरव्यू में क्या कहा, सुनिए। उसने कहा, बॉम्बे ब्लास्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये धमाके मुझे उन लोगों से दूर करने की एक साजिश थी जो मुझसे प्यार करते थे। अब सोचिए, एक तरफ देश का सबसे बड़ा आतंकवादी होने का इल्जाम और दूसरी तरफ ये मासूमियत भरा बयान। सच क्या है, ये सवाल आज भी कायम है। तो आखिर में चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं कि इस माफिया की विरासत क्या रही, इसका असर हमारे समाज में, हमारी मेनस्ट्रीम सोसाइटी में कितना गहरा है। देखिए, माफिया की विरासत सिर्फ क्राइम की कहानियों में नहीं है, इसका असर बहुत बहुत गहरा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जड़ें आज समाज की मेनस्ट्रीम में फैल चुकी हैं। पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया, हर जगह। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब क्राइम एक ग्लोबल एंटरप्राइज बन जाए तो फिर अंडरवर्ल्ड और ओवरवर्ल्ड के बीच की लाइन कहाँ होती है? मतलब अंडरवर्ल्ड कहाँ खत्म होता है और ओवरवर्ल्ड कहाँ से शुरू? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।